हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कूल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 20 जो कि क्लास 8 के लिए है। सब्जेक्ट आपका सामाजिक विज्ञान है। इतिहास की बुक से है पाठ 5 जब जनता बगावत करती है। चैप्टर का नाम है आपका। डेट है 7 दिसंबर 2020। आप अपना नेम और अपनी कक्षा अध्यापक का नेम लिख लेंगे। आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे नीतियाँ और लोग। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा नवाबों की छिनती सत्ता। तो स्टार्ट करते हैं। 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छिनने लगी थी। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे, जो कि आपने चैप्टर 2 में भी पढ़ा है। आपने पार्ट 2 पढ़ा था व्यापार से साम्राज्य तक, जो आपकी कार्यपत्रक में भी आया था। तो उसमें आपने रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे, ये सब पढ़ा हुआ था। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी। जो यहाँ पे जो शासक थे जो राज्यों के, उनकी संख्या घट रही थी। हर जगह रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे। उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था। उनके राजस्व वसूली के अधिकार व इलाके एक एक करके छिन जा रहे थे। बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की। उदाहरण के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके पति के मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को राजा मान ले। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहिब ने भी अब कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी वह मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगे। अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर कंपनी ने इन निवेदनों को ठुकरा दिया। अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में थी। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई और 1856 में अंग्रेज़ों ने अवध को अपने कब्जे में ले लिया। गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। कंपनी ने मुगलों के शासन को ख़त्म करने की भी पूरी योजना बना ली थी। जो मुगल शासन हुआ था उसको ख़त्म करने के लिए पूरी योजना बना ली। जैसे उन्होंने झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई थी उनकी भी बात नहीं मानी और नाना साहब को पेंशन देने से भी मना कर दिया था। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया और जो कंपनी जो पैसे बनाती थी, सिक्के छापती थी, उससे मुगल बादशाह का भी नाम हट गया। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली से में कहीं और बसाया जाएगा। तो जो बहादुर शाह जफ़र थे, उनकी मृत्यु के बाद जो बादशाह के परिवार थे, बादशाह के परिवार के जो लोग थे, उन्हें लाल किला, क्योंकि लाल किले में निवास था उनका, लाल किले से निकालकर दिल्ली में कहीं और बसाने का ऐलान शुरू कर दिया था। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफ़र आखिरी मुग़ल बादशाह होंगे। उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। तो ये उन्होंने, जो गवर्नर जनरल कैनिंग थे, उन्होंने ये फैसला सुना दिया था कि बहादुर शाह जफ़र आखिरी मुग़ल बादशाह ही रहेंगे। तो आगे हम पढ़ते हैं। अब है हमारा किसान और सिपाही। किसान और सिपाही में गाँव में किसान और ज़मींदार भारी भरकम लगान कर वसूल के सख्त तौर तरीक़ों से परेशान थे। अब जो हमारे वो अंग्रेज़ थे, उन्होंने किसानों पर और ज़मींदारों पे बहुत सारे कर वसूल करने के लिए बहुत सख्ती कर दी। बहुत सारे लोग महाजनों से किया कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे, और जो लोग महाजनों से कर्ज लिया लौटा नहीं पा रहे थे, इसके कारण उनकी जो पीढ़ियाँ पुरानी ज़मीनें हाथ से निकलती जा रही थी, क्योंकि जो उनकी पहले की पुश्तैनी ज़मीन थी, उनकी पीढ़ियों से चलती आ रही ज़मीन थी, वो भी उन्होंने बेचनी पड़ी। कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की अपनी वजह थी। वह अपने वेतन भत्तों पर और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। जो कंपनी के अंदर भारतीय सिपाही काम करते थे, वो भी खुश नहीं थे, असंतोष थे। उन्हें जो शर्तों जो कंपनी की शर्त थी, उनसे वह परेशान थे। कई नए नियम उनके धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे, और कुछ नए नियम थे जो उनकी धार्मिक भावना यानी आंतरिक भावना
बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचाते थे। उस ज़माने में बहुत सारे लोग समुद्र पर पार नहीं जाना चाहते थे। उन्हें लगता उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा में से उनका धर्म और जाति भस्म हो जाएंगे। जब मैं सिपाहियों को कंपनी की ओर से 1824 लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। उन्हें ज़मीन के रास्ते से जाने का एतराज़ नहीं था, पर सरकार का हुक्म ना मानने के कारण उन्हें सख्त सज़ा दी गई। 1856 में कंपनी के नए कानून में साफ कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो ज़रूरत पड़ने पर समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। सिपाही गांव के हालात से भी परेशान थे। बहुत सारे सिपाही खुद किसान भी थे। वह अपने परिवार गांव में छोड़कर आए थे, लिहाजा किसानों का गुस्सा जल्दी ही सिपाहियों में भी फैल गया और जो किसान थे वो सिपाहियों से गुस्सा फैलता गया और कर ना चुकाने पे और भी गुस्सा फैल रहा था उनका। तो अब हमारा आता है सुधारों पर प्रतिक्रिया। तो इसे पढ़ते हैं हम। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मशीनरों को खुलकर काम करने और यहाँ तक कि ज़मीन व संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी थी। यानी इस जो ईसाई लोग थे उन्हें खुलकर काम करने का उन पे कोई नियम लागू नहीं करा और जो संपत्ति थी वो जुटाने की भी छूट दे रखी थी। सती प्रथा को रोकने की और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए। अंग्रेज़ी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया। यानी जो सती प्रथा थी उसे रोक दिया गया, विधवा विवाह को बढ़ावा दे दिया, अंग्रेजी भाषा का प्रचलन होने लगा। जैसे पहले हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता था, अब अंग्रेज आए तो अंग्रेजी भाषा का प्रचलन हो गया, प्रोत्साहन बढ़ा दिया। 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिससे ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया और इसके बाद एक कानून भी बनाया गया जिसमें ईसाई धर्म को अपनाना था और आसान भी हो गया। इस कानून में प्रावधान किया गया और अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो भी पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। कि अगर कोई हिंदू है तो अगर वो ईसाई धर्म में को अपनाएगा तो अगर वो ईसाई धर्म को अपनाता तो उसकी जो संपत्ति थी, अगर वो हिंदू से ईसाई में जा रहा है तो उसकी जो पहले की संपत्ति थी, हिंदू खानदान की संपत्ति थी, वो लौटा दी जाती थी वापस, पहले जैसा ही रहेगा। इन सभी कदमों से भारतीय के बड़े वर्ग को यकीन हो गया कि अंग्रेज उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। तो यानी जो भारतीय थे उन्हें लगा कि उनका धर्म छीना जा रहा है, अंग्रेज उनका धर्म हटवा रहे हैं, उनका रीति रिवाज, उनका जो परंपरा है, उनकी जो जीवन शैली थी स्टार्टिंग से, वो सब नष्ट हो जा रही है, वो सब हटाया जा रहा है। तो अब आपके आते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स, तो इन्हें देखते हैं। प्रश्न 1 है, स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता क्यों घटती जा रही थी? तो आप इसका आंसर लिखेंगे, स्थानीय शासकों की जो सेनाओं को भंग कर दिया गया था, स्थानीय शासकों के दरबार में रेजिडेंट नियुक्त किए गए थे, स्थानीय शासकों के कर इकट्ठा करने संबंधित अधिकार भी छीन लिए गए थे और वो कौन इकट्ठा कर रहा था? अंग्रेज कर रहे थे। तो ये आप वो भी लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंपनी ने मुगल शासकों के आधिपत्य को किस प्रकार खत्म किया? तो आप प्रश्न 2 का आंसर लिखेंगे, कंपनी ने आधिपत्य इसलिए प्रकार खत्म किया जैसे कंपनी द्वारा जारी सिक्कों पर मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया था। तो ये आप पहला पॉइंट लिखेंगे। सेकेंड पॉइंट आप लिखेंगे, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को लाल किले से बाहर भेज दिया गया था। और तीसरा, या आप इसका लिखेंगे आंसर, लाल किले से उनके परिवार को बाहर भेज दिया गया था। कंपनी ने बहादुर शाह जफर के बाद किसी और को बादशाह घोषित करने से मना कर दिया था। तो यही 2 सेकंड क्वेश्चन का आप आंसर लिखेंगे। थर्ड क्वेश्चन है आपका, कंपनी के शासनकाल में सैनिक और किसान क्यों असंतुष्ट थे? तो क्योंकि किसान पे कर वसूली के लिए बहुत ज़्यादा सख्ती कर दी थी और सैनिक का आपको बताया गया था कि धार्मिक में जो धार्मिक आस्था थी उसको नष्ट कर रहे थे। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, कंपनी शासन के दौरान
पर कर बहुत अधिक थे। जो कर था यानी टैक्स बहुत अधिक थे। आमतौर पर कंपनी के कर्मचारी किसानों के साथ दुर्व्यवहार भी करते थे, और जो कंपनी में जो लोग काम करते थे वो किसानों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, दुर्व्यवहार करते थे। भारतीय सैनिकों का वेतन अंग्रेजी सैनिकों से कम था, और जो भारतीय सैनिक थे उन्हें जो पैसे मिलते थे, वेतन मिलता था, वो अंग्रेजी सैनिकों को ज़्यादा मिलता था, इन्हें कम मिलता था। भारतीय सैनिक को योग्य होने पर भी प्रमोशन नहीं दिया जाता था। जो भारतीय सैनिक होते थे वो इतने निपुण होते थे, वो इतने योग्य होते थे, तब भी उन्हें प्रमोशन नहीं मिलता था। भारतीय सैनिकों की धार्मिक आस्था को भी आहत किया जाता था। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, भारतीयों को ऐसा क्यों लगने लगा कि अंग्रेज उनके परंपरागत जीवन शैली को नष्ट करना चाह रहे हैं? स्पष्ट कीजिए। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, अंग्रेजों ने भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की खुली छूट दे रखी थी। अंग्रेजों ने सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह के लिए कानून बनाए। भारतीय भाषाओं की जगह अंग्रेजी भाषा का खूब प्रचार प्रसार हुआ। इन सब बातों से भारतीयों को लगने लगा कि अंग्रेज उनकी परंपरागत जीवन शैली को नष्ट करना चाहते हैं। तो ये आपकी आज की वर्कशीट थी। आई होप आपको समझ आ गई होगी अच्छे से। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। सब्सक्राइब इसलिए करते हैं क्योंकि नोटिफिकेशन आता है, तो आपको नेक्स्ट वर्कशीट मेरे चैनल पे जल्दी मिल जाएगी, इसलिए सब्सक्राइब कर दें, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आपको मुझे बताना है कि क्वेश्चन में आपका ये आज का क्वेश्चन है कि जो ईसाई धर्म को जब अपनाने के लिए कानून बना था कि ईसाई धर्म को अब आसानी से अपनाया जा सकता है, तो ये कब बना था? आप मुझे ये कानून बताएंगे कब बना था, कि 1900 बना था, 1800 में बना था, ये कौन से सन में बना था? आप वो मुझे पूरा लिखेंगे कमेंट सेक्शन में। तो आपकी आज की वर्कशीट पूरी कंप्लीट हो चुकी है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।